हर एक पेड़ बरहना दिखाई देता है, चमन की गोद में सहरा दिखाई देता है। वो दिल जो था सहरे आरज़ू का दीवाना, हालांकि शाम तमन्ना दिखाई देता है। कहीं शनकती है रफ्तार वक्त की पाजेब, कहीं सकूत का पहरा दिखाई देता है। बस एक रिश्ता मोहब्बत, बस एक रिश्ता दिल, वरना कौन किसी का दिखाई देता है। मैं उसको भूल भी जाऊँ मगर कैसे राही, मुझे तो बस एक ही चेहरा दिखाई देता है। वॉइस ऑफ इंडिया स्टूडियो में मैं हूँ योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हमारे स्टूडियो में दो विशेष मेहमान हैं, जनाब स्वराज परिंजा और जनाब अनिंदर सिंह। आपका हम वॉइस ऑफ इंडिया पे हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर आपका हाल ही में हमने आपसे क्रिप्टो करेंसी पे वो इंटरव्यू लिया था, वो बेहद लोगों ने पसंद किया, काफ़ी जानकारी थी लोगों के लिए। परिंजा जी, आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आए, आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इंडिया से। अच्छा। मेरा नाम स्वराज परिंजा है और मेरा जो है इसी अकाउंटेंसी और टैक्सेशन के फील्ड के अंदर ही अपना बिजनेस है इंडिया में। अच्छा। और मैं फ़िलहाल अभी कनाडा में मूव हुआ हूँ और यहाँ पर मैं लुकिंग फॉर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल, कि लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी दे सकूँ और अपने बारे में नए प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो देख रहा हूँ। नहीं, कनाडा में आपका आना कैसे हुआ? कनाडा में मैं ऑन परमानेंट रेजिडेंट बेसिस वीज़ा लेकर ही आया हूँ। मेरी परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा जो है वो 2017 से हो रखी है। अच्छा। और मेरा इंडिया में भी अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। अच्छा। और यहाँ पर भी डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स या कुछ हमारा इंटरेस्ट है और उसके देख रेख में मैं लगातार 2017 से आता जाता रहता हूँ। अच्छा। और अब इस बार मैं थोड़ा परमानेंटली मूव हुआ हूँ, जिसमें कि फैमिली के साथ आया। अच्छा। और मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, वो 9th क्लास में पढ़ता है। तो आज की डेट में जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ जो लगी कनाडा में इन कंपैरिजन टू इंडिया जहाँ पे मैं रह रहा था, तो उसके कई तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वहाँ के लोकल सोशल पॉलिटिकल और जो एस्पेक्ट्स हैं उसको देखते हुए मुझे कनाडा में मूव करना एक आज की डेट में एक अच्छा स्टेप लगा। सो मैंने अपना एक जो फाइनल टारगेट बनाया तो उसी के तहत मैं कनाडा में आया हूँ। अच्छा। सो आज एक चीज़ बताएं, जब आप विनिपेग या कनाडा में नहीं आए थे, हाँ जी, आपके जहन में कनाडा के बारे में इमेज क्या था? क्या आपको वाकई मिला वैसा या? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और बिल्कुल ये ऐसे ही, जब हम किसी चीज़ को ये लगा लो कि नहीं देखते या हम उसको रियलाइज खुद जाके नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते, तो हमारे मन में कोई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल। कि वो कंट्री कैसा होगा, वो लोग कैसे होंगे, या हमारे से क्या वो अलग होंगे कोई, या कोई वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा। वो बहुत सारे मिस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ के जो एनवायरनमेंट को लेकर भी बात कर सकते हैं, या जो सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उनको जो है आप वहाँ बैठे आज की डेट में, वैसे तो पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। आप किसी भी चीज़ को जानना चाहें तो आप वहाँ पे, आप जहाँ भी कहीं आप बैठे हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में, आप उसके बारे में निकाल सकते हैं। बट अगर आप वहाँ पर जाके खुद उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं या खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद आप अपने आप को मन बना के उस वहाँ रहने की बात सोचते हैं, तो आपको कई सारे नए एक्सपीरियंस होते हैं। लोगों से मिलना होता है, ठीक है, आपके पास जगह जगह पे जाके आपको वहाँ का कल्चर, वर्क कल्चर जानने को मिलता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अगर आप कहें कि हाँ वहाँ बैठे मुझे क्या लगता था, वो वैसा ही मिला। उसमें कई तरह की चीज़ें हैं कि एक तो उसमें अच्छे एक्सपीरियंस ही हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छे एक्सपीरियंस ही मिले कि यहाँ का जो वर्क कल्चर है एज कम्पेयर टू इंडिया वो अच्छा है। लेकिन वो जो नेगेटिविटी इंडिया में है, यहाँ आप दूर रहते हैं तो इसके बारे में आपको लगता है कि वहाँ पे पता नहीं वर्क ही वर्क होता होगा, कोई लोग मिलते ही नहीं होंगे, लेजर टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है। ये एक मिथ्स हैं लोगों के। मैं ये कहूँगा कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। अरविंदर जी, ये इतना रोचक टॉपिक है, क्यों इस पे ही आज बात की है। बिल्कुल जी, ब्यूटीफुल। तो मुझे यहाँ आके एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, जो अपनी कम्युनिटी स्पेशली। अच्छा, एक बहुत वहाँ पे बैठे बैठे हमारे लोगों के जहन में ये बात आती है कि शायद अपनी ही कम्युनिटी के लोगों से मिलना जुलना रहता होगा, तो दूसरे लोगों से यहाँ इंटरेक्शन कम है। हाँ, इंटरेक्शन कम होती होगी। तो ये जो कनाडा कंट्री है, आपने मल्टीकल्चर सोसाइटी की वजह से यहाँ पे चाइनीज, यहाँ पे अफ्रीकन, यहाँ पे इवन सभी देशों से हैं लोग, इंडियन, चाइनीज, बांग्लादेश, हर कंट्री से लोग आए हुए हैं।
तो यहाँ पे जब आप लोगों का उनके साथ संपर्क होता है तो आपको उनके कल्चर के बारे में रियलिटी पता लगती है। तो उसमें आपको मैं जितना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या करता रहा हूँ, पहले भी जब भी आता रहा हूँ, लोगों से मिलना जुलना रहना है, टेलीकम्युनिकेशन उनसे मैं रहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कई सारे लोगों के साथ है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, इवन इंडिया के भी लोगों को आपको यहाँ के जानने का मौका मिलता है कि जब आप साउथ इंडियन पीपल से या आप बॉम्बे के लोगों से, कहीं भी दूसरी स्टेट्स के लोगों से मिलते हो, तो आपको उनके कल्चर और उनकी जो थिंकिंग्स हैं, तो उनके थॉट्स हैं, उनका इंटेलिजेंस है, वो लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। इंडिया में रह के आपको उतना मालूम नहीं पड़ता जितना आपको यहाँ पर आके उनको नज़दीकी से काफ़ी लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं उस रीजन को, हमारे कंट्री के, उनके साथ आपकी इंटरेक्शंस होती हैं। अच्छा, तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस यू गेन। मुझे मैं यही कहूँगा कि मुझे एक अच्छा अनुभव भी है और जो मिस हैं वो दूर भी हो रहे हैं धीरे धीरे, और बाकी तो चलता रहेगा। कमल जी, आपको तो आए अभी काफ़ी देर होगी, आपका इंटरेक्शन भी कितनी कम्युनिटी के साथ रहा है और आप काफ़ी एक्टिव भी हो समाजी कामों में जी। आप अपना व्यूज़ दो इस बारे में, इनकी जो इन्होंने जो बात की। हाँ जी, जो भाई साहब ने अभी जो बातें बताई हैं बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, बल्कि कुछ चीज़ें मैं और इसमें सामने लेके आना चाहूँगा। जैसे कि जो कनाडा का जो एरिया है, अगर हम बैक होम इंडिया से कंपेयर करें, वो ऑलरेडी मतलब कनाडा में 3 इंडिया आ सकते हैं, इतना बड़ा है कनाडा, राइट। लेकिन पॉपुलेशन देखेंगे वो सिर्फ कितनी है, 3.5 करोड़, राइट, कंपेयर टू 1.3 बिलियन। वो जो है कंपैरिजन अगर आप देखते हैं डेंसिटी एरिया वाइज इज 6 टाइम बिगर देन इंडिया, कनाडा। ओके, सो मतलब इतने आ सकते हैं उसमें। तो देखिए कि अगर इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर कम है लेकिन एरिया ज़्यादा है, और सो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी कोई आदमी को काम शुरू करना चाहता है उसके लिए तो मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो अभी मिट्टी में से भी सोना निकलेगा। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि चाहे आप किसी तरह के काम में चले जाइए, जॉब में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, बिजनेस में है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत से सभी लोग यहाँ पे जो स्पेसिफिक जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अपनी मास्टरी कर सकते हो। अगर आपको इमिग्रेशन बिजनेस है, सपोज करो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का काम है, या आप लॉयर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप आईटी कंसल्टेंट हैं, तो या आप इवन एक शेफ भी है यहाँ पे प्रोफेशनल है, इवन एक हेयर ड्रेसर भी यहाँ पे एक प्रोफेशनल है, प्लम्बिंग भी एक प्रोफेशन है। बिल्कुल, हाँ, बिना लाइसेंस के मैं मेरा जो डिफरेंस है जो हमें सुनने में ही आता है और जो एक्सपीरियंस किया है सामने, यहाँ इंडिया के अंदर अगर आप बात करेंगे कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलोगे प्लम्बर बनाना है इसको, तो वो अपने आप को जो है ना एडमिट नहीं कर पाएंगे। प्लम्बिंग हमारा बेटा प्लम्बिंग करेगा, वो वहाँ का प्लम्बर भी अपने बेटे को प्लम्बर नहीं बनाना चाहता, इतनी उसकी थॉट है कि मेरा बच्चा जो है ना वो कुर्सी में जाके बैठे। लेकिन आप देखेंगे ना कि जो प्लम्बर और वेल्डर जो हैं या ऐसे जो प्रोफेशनल हैं, दोज आर रेगुलेटरी ट्रेड्स, वो इंडिया के डॉक्टर से ऊपर है, मैं ये मानूंगा। उनको वो पूरे उनका एक डेजिग्नेशन है, पहले तो उनकी स्टडी बहुत अच्छी है। इंडिया की प्लम्बिंग को यहाँ पे एक्रेडिटेशन भी नहीं मिलती यहाँ पर। आईटी टेक्नीशियन जो है वहाँ का, उसको यहाँ मिल जाएगी कुछ ना कुछ एक उनको और वो तो और एक्सटेंड करना चाहता है अपनी नॉलेज को, तो वो चलता रहता है। बट एज फार एज कंसर्न ऑफ प्लम्बिंग या वुड वर्क, तो यहाँ पे उसको एक रेगुलेटेड स्टडी करनी पड़ती है थ्रू द प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, नॉट अ कॉरेस्पॉन्डेंट स्टडी। तो उसके बाद ही वो एक ऑथराइज्ड जो है उसके पास प्लम्बिंग का उसको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो आगे जाके अपना बिजनेस कर सकता है, और वो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, रेप्यूटेड बिजनेस है। देखिए, कहने का मतलब है कि किसी भी काम में चले जाइए, वो एक रिस्पेक्टफुल वर्क है, जॉब डिग्निटी, उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये नीचे है ये ऊपर है, तो सभी को उतनी ही इज्जत है चाहे जो भी प्रोफेशन है। जॉब डिग्निटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे वर्क की एक कीमत है, चाहे वो एक किसी भी तरह का काम हो। अगर उसे हम कहें कि वो एक क्लीनिंग का काम भी है तो उसकी भी एक रेपुटेशन है, उसको एक मिनिमम वेज मिलता है, ठीक है। उस वेज को मिलने की वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है इकोनॉमी में, कि अगर एक नॉर्मल आदमी को जो कि अनस्किल्ड, जिसको इंडिया में हम बोल देते हैं, या और कंट्रीज़ में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जिन लोगों को अनस्किल्ड बोल देते हैं या कम पढ़े लिखे बोल देते हैं, वो लोग यहाँ पे आके कम पढ़े लिखे भी कोई ऐसा काम कर लेते हैं, तो उस काम में उनको एक मिनिमम वेज की सर्वाइवल गारंटी है, सर्वाइवल है, उससे भी ज़्यादा है, उससे एवरीबॉडी कैन स्पेंड ऑन हिमसेल्फ और हिज फैमिली। उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, जो कि अल्टीमेटली सभी बिजनेस हाउसेस को, सभी सर्विस सेक्टर्स को इफेक्ट करता है, उनकी इनकम ग्रो होती है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर इसमें प्ले करता है कि अगर सभी को एक बराबर दर्जा मिलता है या काम की उसको कीमत मिलती है, तो वो सभी लोग जो है एक
अच्छा जीवन धर्मेंद्र जी आपसे एक सवाल है। जी सर। जब एक व्यक्ति यहाँ इस कंट्री में आता है, एवरीबॉडी सी ड्रीम लाइफ है, हर कोई ख्वाब देखता है ना। जब ख्वाबों की ताबीर नहीं होती, जब मुकम्मल नहीं होते तो आदमी थोड़ा मायूस हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या सोचते हो, क्या जो आप सोच के आए थे वो अब मटेरियलाइज हुआ, जहाँ डायरेक्शन ही चेंज कर ली? मैं इस प्रश्न पर आऊँगा, उसके पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड डालूंगा इसके ऊपर, राइट। आपकी तो बड़ी सॉलिड बैकग्राउंड है, आप जैसे और मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है सभी के ऊपर अप्लाई होती है। जो भी कोई न्यू कमर है उसके लिए ये सिचुएशन आती है। क्यों आती है? शायद उसका रीज़न है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं उस समय ना। अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, राइट। और जब यहाँ आते हैं तब देखते हैं कि या तो वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पर वो इक्वलेंसी नहीं है, या उनको कुछ समय के लिए सर्वाइवल जॉब करनी पड़ती है, मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी आती है। लेकिन उस दौरान में मेरे ख्याल से वही एक समय है जब हमें, जैसे बोलते हैं कि विनम्रता वाला जो पाठ पढ़ाया जाता है कुदरती ढंग से, वो हमें सीखने की जरूरत है उस समय। बिल्कुल। और जितना हम विनम्र होंगे उतना ही आगे प्रोग्रेस करने के भी ज़्यादा चांसेस होंगे मेरे ख्याल से। तो जब मैं आया तो ठीक है, कई चीज़ें, मेरी बैकग्राउंड जो है, मैंने मास्टर डिग्री की है इंजीनियरिंग में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से, इंडिया से, बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन है। MBA मैंने USA से की हुई है। तो लेकिन जब यहाँ पर अच्छा, उसके यहाँ आने के पहले मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस भी था IT लाइन में, और सारा इंडिया के बाहर था, USA, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड एंड ऑल अदर डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन जब यहाँ आया तो कंपनीज वाले बोले कि हाँ भी हमें तो कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस मैं कहाँ से लेके आऊँ? नहीं, वैसे सिचुएशन को आपने भी फेस किया। करेक्ट। मैं ऐसी मुझे उर्दू का एक शेर याद आ गया, ऐसे ही मायूस नहीं हो गए हम, आया है ये मुकाम की कोशिशों के बाद। जब आदमी एफर्ट करता है, हाँ जी, तो जब वो तो इतनी अपनी एनर्जी डाल के, अपनी एफर्ट डाल के उसको वो अपनी मंजिल नहीं मिलती, तो वो आदमी कहीं जाके कंप्रोमाइज़ करता है हालात के साथ। उसको ये रिग्रेट नहीं रहती कि मैंने कोशिश नहीं की, है ना। उसको रिग्रेट, देखिए, अगर तो जल्दी मायूस हो गया, राइट, तो मतलब कि बेसिकली उसने अपना स्टैंडर्ड भी डाउन कर लिया। अच्छा ना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी कोशिश में जाना है उसे बस परसिस्टेंटली उस काम को करते रहें, तो कभी ना कभी वो मंजिल मिल जाएगी। अच्छा, आपका ये मैसेज ऐसे लोगों के लिए। अच्छा, हाँ जी। मैं तो बिल्कुल इससे, मतलब मेरा अपने एक्सपीरियंस में और जिनसे मैंने मिला हूँ उनका भी यही है कि कोशिश करते जाओ और अपने आप को एक अच्छी स्पिरिट में रखो, मेडिटेशन करो, अच्छे नेटवर्क में रहो, तो ऑटोमेटिकली आपका वैसे ही सर्कल बन जाता है। हमने आज जिस मौजू पे बात की है, वो बात इतनी है कि वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हमारे शो का भी टाइम है। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना कीमती वक्त निकाल के बढ़िया मालूमाती बात की। स्वराज जी, मैं चाहूँगा कि आप आइंदा फिर हमारे स्टूडियो में आए और किसी और टॉपिक में बात करें। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सबका भी वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।